किसान भाइयों, हम समय समय पे आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। वैज्ञानिकों के जो सुझाव है वो भी आप तक पहुंचाते रहते हैं। आज आकाशवाणी के स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर निर्वेश सिंह, कीट वैज्ञानिक, औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र बरुआ सागर झांसी से आए हैं। डॉक्टर साहब, आपका आकाशवाणी की तरफ से एवं आकाशवाणी के तमाम श्रोताओं की ओर से हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे विकसित कृषि संकल्प अभियान की, जो 29 मई से 12 जून तक चलाया जाएगा और इसमें किसान भाइयों को तमाम प्रकार की जानकारी वैज्ञानिकों के द्वारा दी जाएगी। तो डॉक्टर साहब, इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? विकसित कृषि संकल्प अभियान जो चलाया जा रहा है 29 मई से 12 जून तक, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे वैज्ञानिक लोग हैं, लैब टू लैंड किसानों के पास खुद चलकर उनके गांव, उनके द्वार पे जाएंगे और जो भी उनकी समस्याएं होंगी खेती बाड़ी से संबंधित, हमारे वैज्ञानिक उनका समाधान करेंगे। और डॉक्टर साहब, ज़रूरी है क्योंकि हमारे किसान भाइयों को अगर तकनीकी ज्ञान मिल गया तो निश्चित है उनकी खेती अच्छी होगी। और जब किसान भाई को तकनीकी ज्ञान मिल जाता है कि कहाँ से बीज अच्छा मिलेगा, किन किन पोषक तत्वों की कमी हमारी भूमि में है, अगर इन बातों की जानकारी किसान भाई को हो गई तो निश्चित है कि उनकी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, जो लागत है, उसमें कमी आएगी। साथ ही साथ उनकी जो इनकम है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। ये जनपद में कहाँ कहाँ चलाया जाएगा डॉक्टर साहब? हर एक ग्राम पंचायत में या हमारे 8 ब्लॉक है, 8 ब्लॉक में इनका गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा? हाँ, 8 ब्लॉकों के जो हर एक न्याय पंचायत पे इसका आयोजन किया जाएगा और इसका एक दिन में लगभग 3 प्रोग्राम, जिसमें 9 बजे से 12 बजे तक, दूसरी शिफ्ट में 1 बजे से 2 बजे तक और तीसरी शिफ्ट में 3 बजे से 5 बजे तक जो आयोजन किया जाएगा, उसमें हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक होंगे, कृषि विश्वविद्यालय या केंद्रीय विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक होंगे और जो भी हमारे न्याय पंचायत या ब्लॉक स्तर पर कृषि विभाग के वैज्ञानिक या जो भी हमारे अधिकारी लोग हैं, वो लोग शामिल होकर हमारे कृषकों को जानकारी देंगे। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। विकसित कृषि संकल्प अभियान, इसमें कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकगण, कृषि विभाग के अधिकारीगण, कृषि विभाग के वैज्ञानिक, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकगण भी इसमें भाग लेंगे। और साथ ही साथ जैसे आपने बताया है कि जनपद के 8 ब्लॉक में न्याय पंचायत स्तर पर गोष्ठियां होंगी, जिसमें किसान भाइयों को जो कृषि विभाग के द्वारा संचालित योजनाएं हैं उसकी जानकारी देगी। साथ ही साथ इस मौसम में किसान भाइयों को क्या काम करना है, आने वाले सीजन में किन बातों का ध्यान रखना है, बीज कहाँ से मिलेगा, बीज की उपलब्धता क्या है, खाद हम कितना दें, संतुलित मात्रा में हम कैसे दें, इसके क्या परिणाम हमें मिलेंगे, इन सारे विषय पर जानकारी वैज्ञानिकों के द्वारा किसान भाइयों को दी जाएगी। डॉक्टर साहब, इसी योजना के तहत अगर हम बात करें, आने वाला जो मौसम है वो खरीफ का है और अभी ये गर्मी का मौसम चल रहा है, इस समय हमारे किसान भाई क्या गतिविधि करें अपने खेतों में? हाँ, बिल्कुल ही बहुत आपका अच्छा प्रश्न है कि खरीफ सीजन अब शुरू होने वाला है और इससे पहले किसान भाइयों को क्या करना है कि जिससे जो हमारा उत्पादन पे जो लागत पे जो खर्चा हो रहा है उसको कैसे कम किया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले जो अभी खरीफ सीजन में पहले हम बात करेंगे भूमि की तैयारी। भूमि की तैयारी हमें कैसे करना है, तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे भूमि जो होती है, भूमि में बहुत सारे हमारे फफूंदी हैं, बैक्टीरिया हैं, नेमेटोड हैं, कुछ कीड़े हैं जैसे दीमक है, सफ़ेद गिडार है, ये ज़मीन में रहते हैं और हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों को गर्मी की जुताई करनी चाहिए। गर्मी की जुताई में लगभग 3 साल में एक बार जो है एक गहरी जुताई करनी चाहिए और उसके बाद में हमें ज़मीन को खुला छोड़ देना है, जिससे हमारा सॉइल सोलराइजेशन होता है और उसमें जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो बहुत से हमारे कीट या फंगस बैक्टीरिया हैं स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है कि भूमि का शोधन करना है। भूमि शोधन के लिए एक हमारा जैविक फफूंदी नाशक ट्राइकोडर्मा आता है। ट्राइकोडर्मा को 2 से 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 60 से 70 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में अच्छी तरीके से मिलाएंगे और मिलाने के बाद में उसको किसी छायादार स्थान पर 1 हफ्ते के लिए रख देंगे। यदि उसमें नमी कम है तो हल्का सा उसमें से हम पानी का छींटा दे देंगे और ऊपर से टाट के बोरे से ढक देंगे। 1 हफ्ते के बाद में जब हमारी अंतिम जुताई होगी तो खेत में बखेर खेत में मिला देना है
और दूसरा यदि कीटों की हम बात करते हैं तो कैसे ही कीटों के नियंत्रण के लिए एक हमारा जैविक कीटनाशी बिवेरिया बैसियाना है। बिवेरिया बैसियाना को ही हमारी यही डोज है, 2 से 2.5 किलोग्राम बिवेरिया बैसियाना को 60 से 70 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर 1 हफ्ते तक किसी छायादार स्थान में जूट के बोरे से ढक के रखने के बाद में उसे अंतिम जुताई के समय खेत में प्रयोग कर देना है। और इसके साथ साथ हमें क्या करना है कि जो भी हमारी फसल है, यदि हम जो फसल बो रहे हैं या सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो सब्जियों की खेती करने के लिए है भूमि शोधन करना, बीज शोधन करना बहुत आवश्यक है। ऐसे बीज को भी शोधन, ट्राइकोडर्मा से हम बीज शोधन भी कर सकते हैं। 3 से 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा को प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित करके बीज की बुवाई करना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये तो हो गया कि गर्मियों में किसान भाई क्या क्या काम करें। ट्राइकोडर्मा से अगर भूमि शोधन करते हैं तो आने वाली फसल में उकटा रोग नहीं लगेगा, उससे निदान मिलेगा। साथ ही साथ आपने बताया बिवेरिया बैसियाना, अगर किसान भाइयों के खेत में दीमक का प्रकोप ज़्यादा होता है और अगर दीमक वहाँ पे है तो उससे भी फसलें हमारी बचेंगी। तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है डॉक्टर साहब कि हमारे किसान भाई भूमि शोधन जरूर करें। डॉक्टर साहब, किसान भाई सब्जियों की नर्सरी तैयार करते हैं, इसके साथ साथ में फलदार पौधों की भी नर्सरी तैयार करते हैं और फिर नर्सरी तैयार करके जब उनका सीडलिंग अच्छा हो जाता है तो मुख्य खेत में रोपण भी करते हैं। अभी इस समय जो समय चल रहा है वो नर्सरी तैयार करने का चल रहा है। तो किसान भाई अगर सब्जी की नर्सरी तैयार करते हैं तो अभी किन किन बातों का वो ध्यान रखें? जी देखिए, जो सब्जियों के बीज हैं काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो सब्जियों के बीज यदि हमारी नर्सरी सही तरीके से तैयार नहीं होगी तो हमारी सब्जियों का जो बीज है इतना महंगा आता है, किसान भाइयों का पैसे का भी नुकसान होगा और साथ साथ ही समय का भी नुकसान होगा। तो हमें जो बीज लाने के बाद हमें जो नर्सरी तैयार करनी है तो नर्सरी का स्थान का चयन, जो हम स्थान का चयन करेंगे वो हमें ऐसी जगह देखनी है जहाँ पे कभी पानी का भराव ना होता हो, ऐसी जगह हो जहाँ पे कुछ थोड़ा ऊंची जगह है और वहाँ पे हमें क्यारी बना लेनी चाहिए। क्योंकि सब्जियों के बीज जो है काफ़ी छोटे छोटे बीज होते, तो किसान भाई क्या करते हैं कभी ऐसे ही बो देते हैं तो कहीं पे पौधों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, कहीं कम हो जाती है, तो उससे क्या है एक जैसी समानता नहीं रहती। तो उसके लिए किसान भाइयों को क्या करना चाहिए कि उसमें कुछ थोड़ी सी मिट्टी या बालू को बीज में मिला लेना चाहिए। क्योंकि सब्जियों के बीज जो होते हैं बहुत छोटे छोटे बीज होते हैं कुछ सब्जियों को छोड़ के, और उनको मिट्टी या बालू में मिलाने के बाद एक जगह डाल के ट्रायल करके देख लेना चाहिए कि यहाँ पे मैंने बखेरा है तो यहाँ पे कितने बीज आए हैं। पोस्ट करने के बाद में तभी ही हमें मेन नर्सरी में उसकी बुआई करनी चाहिए। और जो हम नर्सरी तैयार करते हैं उसके लिए मिट्टी हमारी सॉइल सोलराइजेशन अवश्य करने लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट या बीमारियां हैं जो हमारे नर्सरी से ही प्रमुख खेत में पहुंच जाते हैं। यदि हम समय से इनको रोकथाम कर लेंगे तो हमारी नर्सरी भी अच्छी होगी और प्रमुख खेत में जहाँ पे हम इनकी प्लांटिंग ट्रांसप्लांटिंग करेंगे वहाँ पर भी इनकी अच्छा होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सही कहा आपने कि हमारे किसान भाई नर्सरी बनाते समय किन किन बातों का ध्यान दें। साथ ही साथ अगर किसान भाई हमारे सब्जी के साथ साथ में अगर उद्यान रोपण करते हैं, नवीन उद्यान रोपण की अगर बात करें, नए बगीचा हमारे किसान भाई लगाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे किसान भाई जब तक खेती में विविधीकरण नहीं करेंगे उन्हें अच्छा मुनाफा नहीं होगा। सब्जी की भी खेती हमारे किसान भाई करते हैं और इसके साथ साथ हम मसालों की भी खेती करते हैं। अब बात आती है कि हमारे किसान भाई बगीचा भी लगाते हैं, और अच्छा बगीचा अगर किसान भाई को लगाना है, वैज्ञानिक तरीके से लगाना है, तो नवीन उद्यान रोपण हमारा किसान भाई अगर करना चाहता है तो सबसे पहले किसान भाइयों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे कि यदि हम जो खेती कर रहे हैं, खेती के साथ साथ हमें अपनी विविधीकरण के साथ साथ कुछ बगीचे भी लगाने चाहिए। बगीचे में जैसे आपकी जो भी उस क्षेत्र की जलवायु है, मान लीजिए आपको नींबू है, मौसम्मी है, किन्नू है, आंवला है, बेल है, बेर है, आम है, जो वहाँ के लिए उपयुक्त है उस चीज़ को चयन करके आप अभी से ही प्लान बनाइए उसका। और उसके साथ साथ जो चीज़ आपको लगाना है उसकी देखिए कि उस पौधे की कितनी दूरी पे हम लगाते हैं। जैसे हम बात करते हैं नींबू बर्गी है, नींबू बर्गी को जैसे हम 6 मीटर की दूरी पे लगाते हैं, तो 6 मीटर की दूरी को खेत को चिन्हित करके अभी से ही 1 गुणे 1 मीटर पे गड्ढों को खोद दीजिए और 15 दिन तक उन गड्ढों को धूप में खुला छोड़ दीजिए। 15 दिन के बाद में उन गड्ढों में सड़ी हुई गोबर की खाद, मिट्टी और नीम की खली को गड्ढों से भर दीजिए। उसके बाद में ऊपर से पानी चला दीजिए, तो हमारा गड्ढा जो है वो पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। फिर इसके बाद जब भी हमें जुलाई सीजन में जैसे हमारा थोड़ा टेम्परेचर डाउन होता है, बरसात शुरू हो जाती है जुलाई आते आते, तब हमें जो पौध लेना है वो किसी सरकारी संस्था या कोई हमारी विश्वसनीय संस्था हो,
प्रजातिवार हमें पता होना चाहिए कि ये प्रजाति का पौधा हम लगा रहे हैं, कब फल देगा, कितने वर्ष बाद फल देगा, तो उसको देख के हमें वहाँ से खरीद करके उसको सही तरीके से लगा देना चाहिए। और लगाने के बाद जब हम पौधा लगाते हैं तो हमें उसको काफ़ी देख रेख की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा ना हो कोई इसमें कीड़े लग जाएं या कोई बीमारी लग जाए, तो उसके लिए हमें समय समय पर कुछ हमारे देसी नुस्खे हैं। जैसे मान लीजिए हम नीम ऑयल बहुत अच्छी चीज़ है, जैविक कीटनाशी है। तो नीम ऑयल को यदि कहीं आपको थोड़ा मोटा कोई पत्ती कीटक शुरू में आते हैं, क्योंकि कीड़े क्या होते हैं, जब पौधों में जो मुलायम पत्तियाँ होती हैं तो पौधे बड़े चाव से इस मुलायम पत्ती को काटते हैं। तो उसके लिए किसान भाइयों को जैसे नीम ऑयल है, जिसको एजा डायरेक्टिन या निम्बुलिन के नाम से आता है, तो इसको 3 से 4 ml मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर देना चाहिए। ज़मीन सड़ रही हो या हो सकता है उसमें उकठा रोग लग गया हो या कोई नेमेटोड की प्रॉब्लम हो, तो उसमें नीम की खली वहाँ पे डाल दीजिए, या अन्य बहुत से सारे कुछ हमारे फफूंदी नाशक हैं जैसे कार्बेंडाजिम है, मैनकोजेब है, वो ज़मीन में डाल देना चाहिए। और समय समय पर उसकी देख रेख और पानी डालना बहुत ही आवश्यक है, कि जिससे हमारा पौधा जो है स्वस्थ रहे। और इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि जैसे मैंने देखा है कि पौधों के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, पर अमूमन किसान क्या करते हैं, केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का ही प्रयोग करते हैं। तो इसके साथ साथ हमें ये चीज़ ध्यान देना है कि कुछ हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, उनका भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारे पौधों को जो पूरे 17 तत्व हैं उनको पूरी तरीके से मिल सके। और जब पौधों को भोजन अच्छा मिलेगा, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पौधे स्वस्थ रहेंगे, तो स्वतः ही उनको जो फल और फूल जल्दी आना प्रारंभ हो जाएंगे और उसमें फल और फूल की मात्रा अधिक रहेगी, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिलेगा। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने कि हमारे किसान भाई अगर निगरानी करें, पौधों की देखरेख करें, तो निश्चित है कि पौधे स्वस्थ रहेंगे और फल जल्दी आएगा। डॉक्टर साहब, अमूमन देखने में ये आता है कि हमारे किसान भाई पौधा लगाते हैं, कलमी पौधा लाते हैं, अच्छी प्रजाति का पौधा लाते हैं, और लगाने के बाद में 3-4 महीने के बाद जब देखते हैं तो पौधा हमारा जो कलमी पौधा है लाए थे बड़ा महंगा, कि अच्छा पौधा है, अच्छे फल देगा, समय से फल देगा, जल्दी फल देगा, लेकिन वो आगे चल के बीजू हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, किन बातों का ध्यान रखें ताकि उनका पौधा जो है वो कलमी है, बीजू ना हो? बहुत ही आपका अच्छा प्रश्न है। और इन समस्याओं से हालांकि हम लोग भी जब फील्ड पे जाते हैं तो हम लोगों की इस प्रकार की शिकायतें सुनने को मिलती हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो भी नर्सरी वाले हैं, तो नर्सरी वाले पौधा जब बनाते हैं, जब उसको बीजू पौधे से कलमी पौधे में बनाते हैं, तो एक तो क्या करते हैं, जब वो कटिंग करते हैं तो कटिंग को जो है, जो उसमें ग्राफ्टिंग करते हैं, तो थोड़ा वो ऊपर से कर देते हैं, जिससे कि किसान भाई लेने आए वो दिखाते हैं कि पौधे हम आपका कलमी पौधा कितना बड़ा दे रहे हैं। और जब वो ऊपर से ग्राफ्टिंग करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि जो ग्राफ्टिंग वहाँ से कभी हो सकता है वो फेल हो जाती है, नहीं चलती है, और वो नीचे से जो फुटाव जो है, वो देसी पौधा जो हमारा नीचे वाला जो तना है, देसी पौधे का तना है, वहाँ से फुटाव शुरू हो जाता है। और किसान भाई समझ नहीं पाते, उनको बस एक यही ध्यान रहता है कि मैं तो कलमी पौधा लाया हूँ। तो ऊपर वाली हो सकता है कभी कभी या तो चलती नहीं है या चलती है तो मर जाती है, पर जो हमारी नीचे वाली जो बीजू पौधे की तने वहाँ से जब किल्ला लेके ले लेती है और वो ही किल्ला बड़ा पौधा बन जाती है। जब वो बड़ा पौधा बन जाएगी, जो किल्ला वहाँ से निकली है, जो शाखा वहाँ से निकली है, वो हमारी बीजू पौधे की ही शाखा निकली है। तो भले ही हम जो पौधा लाए हैं वो कलमी पौधा है, पर वो हमारा देसी पौधा ही बन गया है। तो इसके लिए किसान भाइयों को समय समय पर देख लेना चाहिए। जब आप पौधा खरीदते समय इस ध्यान दें कि जहाँ से ग्राफ्टिंग बंधी हुई है, तो पौधा हमारा वहीं से ऊपर से चल रहा है या नीचे से चल रहा है। यदि नीचे से कोई शाखा फुटाव ले रही है तो उसको सिकेटियर से काट देना चाहिए, नहीं तो फिर यही समस्या होगी, आपका जो कलमी पौधा है वो देसी पौधे में बदल जाएगा। तो इसलिए किसान भाइयों को भी बहुत ध्यान देना है कि जब भी आप पौधा लाएँ तो उसको देख लें कि जो आपसे आप जो ग्राफ्टिंग जहाँ की जो बड बंधी हुई है या ग्राफ्ट हुआ है पौधा, वो नीचे से चल रहा है ग्राफ्ट के या ऊपर से चल रहा है, तो उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि बाई चांस जो किसान लोग लगाए हुए कहते हैं मैंने 3 साल या 4 साल मैंने इसकी सेवा की है साहब, और लगाने के बाद में अब तो ये देसी हो गया, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए एक ग्रेडलिंग भी हम कर सकते हैं, जिससे पौधा हमारा हो सकता है उसमें फल देना शुरू कर दे। नहीं तो उसमें हम कटिंग करके दोबारा किसी एक्सपर्ट माली से या किसी को बुलवा के उसमें हम कलम बांध करके उसे देसी पौधे को कलमी पौधे में बदल सकते हैं। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने, और बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। डॉक्टर निर्वेश सिंह जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी लोगों को भी।